true events and research does not mean that it was easy to direct and write this film. उसके लिए you need to be a brilliant director and brilliant writer. So बहुत सारी फिल्में आप आजकल तो 80% फिल्मों में पहले आ जाता है सत्य पर आधारित फिल्म, तो उसका उसके बाद बुरा आप बोलते हैं कि बकवास फिल्म है। तो ज़रूरी नहीं कि सत्य पर आधारित जो फिल्म है वो बहुत कमाल की ही होगी भाई। तो इसलिए जहाँ तक मेरी बात है कि इतना इन्होंने रिसर्च किया था दैट आई वाज मेस्मराइज्ड एंड वेरी इम्प्रेस्ड। और उसका नतीजा ये है कि आप ये जब न्यूयॉर्क में जो मेरा एक उन्होंने इंटरव्यू किया, वो न्यूयॉर्क में मुझसे इंटरव्यू करने ही आए थे बिकॉज आई बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी। मैं और भाषा आर द ओनली टू पीपल हु सॉर्ट ऑफ kept hugging each other after every shot because she plays my daughter-in-law and Darshan plays my grandson. But मेरा और भाषा का हम एक दूसरे का एक साइलेंट एक्सचेंज ऑफ एक्सप्रेशन जाता था कि ये सच है, ये जो भी दिखाई दे रहा है ये सच है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे बिल्कुल इमीडिएट फैमिली में हुआ वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरे जो मामा थे, मेरी मदर के छोटे भाई, और मेरी माँ बार बार इसका जिक्र करती है, उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी पैसे जोड़ जोड़ के वो ओवरसियर थे वहाँ पर। और ओवरसियर को क्या बोलते हैं नॉर्मली? ओवरसियर ही बोलते हैं। हाँ, तो नहीं, बिकॉज ओवरसियर इज़ अ वेरी टिपिकल स्मॉल टाउन वर्ड। तो वो इंजीनियर से जो छोटे होते हैं उनको ओवरसियर बोलते हैं। तो उन्होंने बड़े मुश्किल से पैसे कमा के, उनका एक सपना था कि कश्मीर में श्रीनगर में अपना एक घर बनाएंगे। तो उन्होंने वो घर जैसे तैसे 86, 85, 87 में बना लिया और बड़े खुश थे कि अपना उनका एक घर था। और जैसे ही उन्होंने घर बनाया उसके कुछ 6-7 महीने बाद ये थ्रेट्स आनी शुरू हो गई कि आप निकलो यहाँ से। एंड फिर ऐसी थ्रेट्स आई कि भाई हमने आपके पड़ोसी को मार दिया है, उसकी लाश वहाँ पड़ी है, अब अगर आप अगले कुछ दिनों में नहीं छोड़ेंगे तो हम फिर आपकी लाश किसी और के घर पर होगी। सो एक रात को एक फिएट गाड़ी में जितना सामान वो डाल सकते थे, जिंदगी भर की पूंजी, एक फिएट गाड़ी में 4 उनके खुद के अपने सदस्य थे, बेटा बेटी उनकी बीवी, और वो वहाँ से निकल गए और दिल्ली में जाकर कहीं वो सेटल हो गए। और उनका सदमा उनको इतना गहरा पड़ा कि ही डाइड आफ्टर फ्यू couple of years or 3 years. And so that is what we have seen. जैसे जब आप किसी के घर से किसी को निकालते हैं तो आप सिर्फ उनको दीवारों से या छत से या उनके आंगन से नहीं निकालते हैं, आप उनको उस जगह की आबो हवा से, उस जगह की खुशबू से, उस जगह के वातावरण से, उस जगह की आदतों से वहाँ से निकालते हैं। मेरे दादाजी का छोटा सा एक मंदिर था, 3rd फ्लोर पे, मिट्टी का घर था, और वहाँ पर उनकी वो जो अगरबत्ती रोज़ जलाते थे तो उसकी एक खुशबू थी। अब वो खुशबू टेंट में तो नहीं आ सकती है, या किसी जम्मू के घर में या पूना के घर में या दिल्ली के घर में तो नहीं आ सकती है। हम होटल में 5 स्टार होटल में रहते हैं बहुत बहुत दिनों तक, लगता है यार अभी घर जाके अपने बिस्तर पे सोना है। हम अमेरिका जाते हैं या कहीं और जाते हैं, हम कहते हैं चलो यार इंडियन खाना खाते हैं। सो आई थिंक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू माई मदर when she saw this film, she didn't speak to anybody for 2 days. 2 दिन तक उन्होंने किसी से बात नहीं की, क्योंकि उनकी पूरी मेमोरीज वापस जो हैं वो रिवाइव हुई। और उन्होंने कहा क्यों दिखाई तूने मेरे को ये फिल्म, मेरी सारी मेमोरीज वापस हो गई हैं, आ गई हैं। या आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ, क्या हम वापस जा सकेंगे, मेरा बड़ा दिल है वापस जाने का। सो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए जो इस डॉक्यूमेंट्री में बात कर रहे थे उनका क्या हाल हुआ होगा, उनके साथ क्या महसूस किया होगा उन्होंने। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट्स, आप बार बार काफ़ी लोग बोल रहे हैं आंखें नम है, आई थिंक इसका सदमा जो है ना, इसकी तकलीफ़ जो है वो आत्मा तक गई है। कश्मीर में आज आप जाओ, मुझे याद है जब बचपन में मैं जाता था तो निशाद गार्डन जाते थे, शालीमार जाते थे, पिकनिक पे जाते थे, तुलमुल खीर भवानी टेम्पल जाते थे, वहाँ की नदियों में घूमते थे, हंदवारा, सोपोर, ये सब जगहें हैं वहाँ की। अब कश्मीर की आत्मा जो है वो घायल है। अब वहाँ बार्ब्ड वायर्स नज़र आती हैं, सुनसान इलाका है, कुछ अजीब सा वातावरण है। सो दिस फिल्म विल नॉट ओनली
रिवाइव दोज मेमोरीज फॉर मिलियंस ऑफ पीपल, पर शायद कुछ लोगों के घाव भी भरेंगे. एंड वी आर ऑल गिल्टी ऑफ नॉट टॉकिंग अबाउट इट फॉर 32 years. खैर साहब, या हाँ जी पन्नू साहब. आमतौर पे जब कोई आर्टिस्ट आउटडोर पे जाता है तो उसके बारे में हम पूछते हैं तो उनका जवाब अमूमन यही होता है कि इट वाज लाइक ए पिकनिक. यहाँ आपका आउटडोर का अनुभव कैसा रहा था? इट वॉज एनीथिंग बट ए पिकनिक. एक तो छोटे बजट की फिल्म थी तो पिकनिक का एहसास नहीं हो रहा था. क्योंकि कुछ भी मंगा लो खाने में. एक बजट था, बट अच्छा था, मतलब खुश थे हम. अच्छा खाना मिलता था, और रहने को भी इंतज़ाम अच्छे ही थे. बट एक जुनून जब होता है ना किसी चीज़ का, जैसे आप जब कभी अच्छी स्टोरी करते हैं या अच्छा आर्टिकल लिखते हैं तो उसका एक अपना एक फोकस होता है. तो वी न्यू दैट दिस इज समथिंग इम्पॉर्टेंट. इसमें कोई, क्योंकि इसमें किसी की भी कोई फॉल्सनेस नहीं हो सकती थी कि अब मैं एक्टिंग की एक्टिंग करता हूँ. बहुत सारे एक्टर्स जो हैं वो एक्टिंग की एक्टिंग करते हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ. इसमें दुख सिर्फ बोलने से या आंखें छोटी करने से या ग्लिसरीन डालने से नहीं हो सकता था. इसमें जब तक आप उस जज्बात को महसूस ना करो और अपनी आत्मा से एक्टिंग ना करो तब तक वो आप तक वो बात पहुंच ही नहीं सकती. वो बड़ा अच्छा एक डायलॉग है सलीम साहब की, सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पर भी रख दी जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट. तो उसमें हम सबका एक ग्रुप बन गया था कि वी आर पोर्ट्रेइंग समथिंग विच इज़ ट्रू. अनलेस वी फील इट, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड. तो वो एक बॉन्डिंग थी. वो 15 दिन 20 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं था, पता ही नहीं चला. और हर शॉट के बाद मैं और विवेक रोते थे. हर शॉट के बाद विवेक आके मुझे गले लगाता था, बिकॉज जो इसने महसूस किया था वो इंटरव्यूज़ के दौरान, अब वो उसको पर्दे पर देखता हुआ नज़र आ रहा था. शायद पल्लवी के ही सीन्स में वो रोए नहीं. बाकी आई थिंक इवन व्हेन वी डिड अ सीन टुगेदर, ये गले लगा के बहुत फपक फपक के रोए थे. मैं और भाषा तो हर शॉट में रोते थे. सो रोते मतलब थे कि हम तो एक्टिंग कर रहे हैं, अब इसके बाद हम अपने 5 स्टार होटल में जाएंगे और ऑर्डर करेंगे कि एक गर्म पानी लेकर आओ और छोटा सा लेकर आओ या कुछ भी है. बट पीपल हु मस्ट हैव एक्चुअली गॉन थ्रू दैट, हाउ कैन यू, दे वर कंप्लीटली डेवस्टेटेड, फिनिश्ड. उस थॉट से ही घबराहट होती थी. तो दिस वाज an emotional journey which will stay with us for many years to come. थैंक यू. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं पता नहीं मैं कितनी बार ये देख चुकी हूँ, ये जो आपने अभी देखा. बट बिलीव यू मी, एवरी टाइम आई सी दिस, एवरी टाइम आई कांट स्टॉप माई टीयर्स. जो रिसर्च हम लोग कर रहे थे, एज यू कैन सी हाउ पेनफुल इट वाज. रोज़ हम लोगों से यही सुन रहे थे, उनकी पेन की स्टोरीज सुन रहे थे, उनकी एंग्विश, किस तरह से उनका सब कुछ पीछे छूट गया, किस तरह से उनके घर वालों को बहुत बेरहमी से मारा गया. तो एक समय के बाद ये होने लगा कि दिमाग है ना, इतने दर्द को, इतने दुख को प्रोसेस करना बंद कर देता है एक समय के बाद. And every time we would go back to our hotel, Vivek and I would just lie down and keep staring at the ceiling क्योंकि नींद ही नहीं आ रही थी हमें. It was impossible to emotionally unwind क्योंकि हमें पता था कि दूसरे दिन सुबह उठ के जो सुना है उससे भी ज़्यादा भयानक स्टोरीज हमें सुननी है. And we kept doing this for like almost a month and a half. And after that, when I came back, I said it was impossible. At a point came when I told Vivek, मैं जा रही हूँ वापस. I cannot take this pain anymore. And it wasn't just the pain, it was also the guilt, you know, somewhere as an Indian, कि ये कहानियाँ हम तक पहुँची नहीं, ये जो कुछ भी हुआ कश्मीर में हम तक पहुँचा नहीं. एंड हम इतना भारत की बात करते रहते हैं और हमने कुछ किया नहीं, हमारे अपने ही लोगों के लिए नहीं किया. सो ये एक गिल्ट भी बहुत ज़बरदस्त था. और उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट लिखी विवेक ने, एंड व्हेन आई रियलाइज्ड आई एम गोइंग टू प्ले राधिका मेनन, मेरे दिमाग में मैंने उसको बहुत बड़ा बना लिया था पहले, विलन को, क्योंकि इतना सारा मैंने सुना था. तो एक आई वुड जस्ट लाइक टू
tell you one very small incident. विवेक ने मुझे एक बार, हम लोग zen की बात कर रहे थे, तो he had explained it to me very well. When I didn't know zen, rivers were rivers, trees were trees, mountains were mountains. When I began to understand zen, rivers were not rivers, mountains were not mountains, and trees were not trees. And when I finally understood zen, rivers were rivers, trees were trees, and mountains were mountains. So that's exactly what had happened with me also, कि मैंने पहले तो, अगर मेरे पास कोई ये भूमिका शायद लेके आता, कोई और डायरेक्टर ले आता, I probably would have played it absolutely the same way, थोड़ा अपना थॉट डाल के उसमें. ये टूर जब हमारा हुआ, रिसर्च टूर, उसके बाद I said, no, the villain has to be like really big. और सारा रिसर्च होने के बाद जो स्क्रिप्ट फॉर्म में जब हमारे सामने आया, so then I realized, no, what Radhika Menon has to be. And I'm so glad that I got an opportunity to play this, because I know exactly how big the villain is for the Kashmiri Pandits after having listened to their stories. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Anupam sir, this one's for you. बहुत मुश्किल होता है उस किरदार को प्ले करना जो आपने महसूस किया हो, बिकॉज महसूस करना जो है, when you are performing that as an actor, सिर्फ महसूस करना काफ़ी नहीं होता है, बिकॉज आपको एक फ़िल्म के दायरे में एक्टिंग करनी है. तो इस फिल्म के दो पहलू हैं, एज एन एक्टर एंड एज ए पर्सन. तो जहाँ तक पर्सन की बात है, आप कितना भी महसूस कर लो, अगर वो एक्टर अच्छा नहीं है तो वो पर्दे पर उस दर्द को, उस तकलीफ़ को नहीं ला सकता है. महसूस तो हम सब लोग करते हैं, हम सब लोग दुख महसूस करते हैं, हम तकलीफ़ महसूस करते हैं, खुशी महसूस करते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट एवरीबडी कांट एक्ट इट आउट. It's a job of an actor to do that. So I want to separate two issues over here. One is that just because I'm a Kashmiri Pandit does not mean that I will be able to portray that pain brilliantly unless I can project what I'm feeling. जब विवेक ने मुझे पता लगा कि वो ये फिल्म कर रहे हैं और उन्होंने मुझे ये रोल दिया, और सबसे पहली बात जो इन्होंने मुझे बोली कि मैंने कहा इस कैरेक्टर का नाम क्या रखा है, तो इन्होंने कहा पुष्कर नाथ. ना, पुष्कर नाथ मेरे पिताजी का नाम है, मेरे अपने पिताजी का. तो हम जब देहरादून पहुँचे इसकी शूटिंग करने के लिए, तो मिथुन जी और पुनीत और दर्शन ऑलरेडी शूटिंग कर रहे थे. अलग से एक फिल्म का माहौल ही कुछ अलग था. ऐसा लग रहा था कि कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिल्म बन रही है, क्या हो रहा है, क्या सिचुएशन है. हम तो बाहर से आए थे, फ्लाइट से ऐड किए थे, रास्ते में खाना वाना खा के गए थे. एंड देन इट डॉन्ड ऑन मी व्हाट इट इज़ टू बी प्लेइंग पुष्कर नाथ, अ सिंपल नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जिसको कोई दुनिया की ऐसी चीज़ों का पता नहीं है. आई वॉज रिप्रेजेंटिंग ए नॉर्मल कश्मीरी पंडित फ्रॉम कश्मीर, विच माई फादर रिप्रेजेंटेड वेरी वेल. And then it was difficult to do that role, because how do I separate the emotions of Anupam Kher from the emotions of actor Anupam Kher? What is real and what is acting? So from that point of view, it was one of the most difficult roles. He gets dementia, he does not know what is happening, he has to, and on top of it, I was doing scenes with Darshan, who was not on the same wavelength as a character of Pushkar Nath. So it was a difficult job. Plus कहानी वो थी जो मैं सुन चुका था अपने रिश्तेदारों से, करीबी रिश्तेदारों से, मेरे मामा से, मेरी माँ से, और हम सब वो अंडर द रग उसको जब छुपाते हैं ना, जब तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है तो उसको दबा के रखते हैं. That's why it turns into depression. But I'm so happy that Vivek, you and Pallavi, you made this film, because आप लोग तो बहुत सारी चीज़ों से जूझते हैं as journalist, but इस कमरे की खामोशी बताती है कि आज आपको भी कहीं तो झटका लगा है. And that is the biggest achievement, I will say, of the film, because when pain reaches other people, then half the job is done. So I think this is what this film has done. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. विवेक सर, दिस वंस फॉर यू. मैं आपसे जानना चाहूँगा, जनरली क्या होता है, फिल्म आने वाली होती है, बहुत हल्ला गुल्ला मचाया जाता है, मार्केटिंग होती है, प्रमोशंस होते हैं.